जय हिंद विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता कैसे है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन शुरू होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, कहीं और से नहीं। जैसे ही हम लोग भोजन को मुंह में डालते हैं उसी समय से हमारे मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो पाचन होता है वो दो तरीके से होता है, एक आपका यांत्रिक भी होता है और दूसरा रासायनिक भी होता है। यांत्रिक का मतलब ये समझिए कि यहाँ पर जो है भोजन को तोड़ा फोड़ किया जाएगा, भोजन के साथ में फिजिकली व्यवहार होगा। जैसे इसके लिए हमारे मुख में दांत हैं और जीभ हैं। दांत क्या करता है तो भोजन को पीस करके उसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है ताकि उस पर एंजाइम बढ़िया से कार्य कर सके। और जीभ क्या करता है तो आपको जैसे पता होगा हमारे मुख में लार भी बनता है। तो जैसे हम लोग आटा सानते हैं रोटी पकाने के लिए, उसको उलट पुलट करना होता है, मुखियाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हम अपने मुख में जब भोजन लेते हैं और उसको दांतों से चबाते हैं तो उसको उलट पुलट करने की आवश्यकता होती है। तो जीभ उसी काम में आता है। और क्या तो निगलने का काम में भी जीभ महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये तो हो गया यांत्रिक। अब रासायनिक विधि में जैसा कि हमने अभी तुरंत आपको बताया कि हमारे मुंह में बनता है लार और उसमें क्या होता है अमाइलेज। और ये अमाइलेज क्या करता है हमारे रोटी में, चाहे चावल में अथवा आलू में, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जटिल स्टार्च होता है उसको सरल शर्करा में अर्थात माल्टोज में तोड़ देता है। तो इससे हम क्या समझे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में होता है एमाइलेज नामक लार ग्रंथियाँ, जिसमें हालांकि हमारे मुख में 3 लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें से एमाइलेज सबसे महत्वपूर्ण है जो कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट को मुख में ही तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो होता है, लेकिन वसा और प्रोटीन की बात करेंगे तो इसका पाचन हमारे मुख में शुरू नहीं होता है। ठीक है। और हालांकि इसके बाद जो है हमारे मुख में ही, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गया है कि लाइसोसोम हमने लिख दिया है, लेकिन वास्तव में वो लाइसोजाइम लिखाया हुआ है। लाइसोजाइम होगा जो कि हमारे भोजन में आए हुए जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ये लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम मतलब जो भी सूक्ष्म जीव हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है उससे हमारी रक्षा करता है। अब देखिए हमारे मुख में पाचन हो चुका है। कैसे? दांतों ने तोड़ दिया भोजन को और उस पर लार अपना काम भी कर दिया, जो एंजाइम होता है एमाइलेज और लाइसोसोम एंजाइम। इसके बाद ये जो लार युक्त भोजन है इसको नाम दिया जाता है बोलस। अब ये जीव इस भोजन को धकेल देगा कहाँ? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है तो हम अपने माउथ कैविटी को देखें, कल्ला बाएं तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? वो माउथ कैविटी होता है। जस्ट उसका पिछला भाग को ही हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स में 2 छिद्र होता है, एक को हम लोग बोलते हैं निगल द्वार, दूसरा होता है कंठ द्वार। हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं निगल द्वार, ये जाकर के अंततः कहाँ खुलता है तो ये अंततः जाकर के खुलता है हमारे अमाशय में। और वहीं पर कंठ द्वार जो देख रहे हैं ये आगे चल करके ट्रैकिया में जाकर खुल जाता है। और इसीलिए आप यहाँ पर जो है इसके स्पेलिंग में भी आप बहुत ज़्यादा समानता देखेंगे। निगल द्वार का इंग्लिश होता है गलेट और कंठ द्वार का इंग्लिश होता है ग्लोटिस। निगल द्वार का इंग्लिश क्या होता है गलेट और कंठ द्वार का इंग्लिश क्या होता है ग्लोटिस। और इसी ग्लोटिस पर एक और अंग होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये काम क्या करता है एपिग्लोटिस? तो
दोस्तों जैसा कि आप यदि ह्यूमन बॉडी के संरचना को देखेंगे तो आगे है हमारा श्वास नली यानी ट्रैकिया, और पीछे है हमारा एसोफेगस यानी कि ग्रास नली, जिसको कि फूड पाइप बोलते हैं, जो आगे चल कर के हमारे अमाशय में जाके खुलता है। तो क्या है कि जब हम भोजन करेंगे तो ऐसे में चांस है कि हमारा भोजन हमारे अमाशय में ना जा कर के फेफड़े में चला जाए। तो इसीलिए आप इस ग्लोटिस के ऊपर अर्थात कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। हालांकि इसके बाद हम लोग श्वासनली के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग पाचन की बात कर रहे हैं। तो फेरिंक्स में जाने के बाद जो निगल द्वार है गलेट, वहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे ओएसोफेगस अर्थात ग्रास नली में, और भोजन वहाँ पर क्रमाकुंचन करता है। आपको लगता होगा जैसे फल गुरुत्वाकर्षण करते हुए नीचे गिरता है, ठीक उसी तरह से हमारे फूड पाइप में भी गुरुत्वाकर्षण है और भोजन सीधा हमारे अमाशय में गिरता है। आपको पता होना चाहिए, आप यदि उल्टा भी खाएंगे ना, उल्टा भी भोजन करेंगे तो वो आपके अमाशय में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एसोफेगस हम बोलते हैं, ग्रास नली जिसको बोलते हैं, जिसको कि हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, उसमें जो भोजन गति करता है ना, उस गति को हम एक अलग नाम देते हैं जिसका कि नाम है क्रमाकुंचन। क्या होता है, जहाँ भोजन रहता है वहाँ का भाग फैल जाता है और आगे का भाग सिकुड़ा रहता है। फिर यही सिकुड़न फैलाव क्रमाकुंचन की क्रिया लगातार होती रहती है, और जब भोजन अमाशय में पहुँच जाता है तो वो छिद्र बिल्कुल बंद हो जाता है, ताकि जो अमाशय में गया हुआ भोजन वो पुनः हमारे ग्रास नली यानी ओएसोफेगस यानी फूड पाइप से होता हुआ हमारे मुख में ना मिल जाए, इसके लिए ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो हम समझे हैं, फिर से हम बात कर लेते हैं। हमारे मुख में भोजन का पाचन शुरू होता है। यहाँ पर यांत्रिक रासायनिक दोनों होता है। यांत्रिक के लिए दांत उसको तोड़ता है और जीभ उसको मिलाने का काम करता है, और रासायनिक के लिए कि हमारे मुख में लाड़ बनता है। लाड़ में माइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन उसी समय शुरू कर देता है। लेकिन प्रोटीन और वसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं टूटता है, वैसा का वैसा ही रहता है। और अब लाड़ युक्त भोजन ही क्या कराता है, बोलस। ये बोलस फेरिंक्स में जाता है। क्या होता है, मुख गुहा के अगर माउथ कैविटी के पीछे देखें तो वो हमारा ग्रसनी है, फेरिंक्स है, जो कि आगे दो छिद्र में बट जाता है। एक छिद्र जो फेफड़े में जाता है वो होता है आपका कंठ द्वार ग्लोटिस, और उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है एपिग्लोटिस। दूसरा जो छिद्र होता है वो है निकल द्वार गलेट, जो कि आगे चल कर खुलता है हमारा अमाशय में, स्टमक में, और जिस रास्ते से होकर के जाता है उसको हम लोग ओएसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। और इसमें कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन। भोजन जो है क्रमाकुंचन करते हुए हमारे अमाशय में पहुंच जाती है, और वहाँ पर उसका पाचन शुरू होता है। साथियों, अब समझिए यहाँ पर कि आखिर पेट में वे क्या हैं जो कि इस भोजन को पचाने के काम में आता है। तो ध्यान से इसको समझेंगे, हमें पता चलता है कि अमाशय में अमाशय ग्रंथि होती है, जिसको कि हम लोग जठर ग्रंथि बोलते हैं। हालांकि यदि आप अमाशय की परिभाषा पढ़ें, अमाशय को आप यदि समझें तो कहा जाता है चौड़ी थैले जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर के बहुत तरह की बातें। लेकिन यदि आप इसको केवल काम की चीज़ों पर फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो अमाशय के भीतरी दीवार पर जो है ना, वो स्तंभाकार एपिथेलियमी कोशिका पाई जाती है। उसके दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका, इसी को उपकला कोशिका भी बोलते हैं, जिसके कारण अमाशय के दीवारों पर धसी धसी सी आकृतियाँ बनी होती है। यही क्या होता है, यही होता है हमारा अमाशय ग्रंथि अथवा जठर ग्रंथि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इस ये जो जठर ग्रंथि जब हम लोग बोलते हैं ना, तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें।
एक श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, दूसरा अम्लजन कोशिका, तीसरा जैमोजिन कोशिका। और ये तीनों ही कोशिकाएं रस स्रावित जो करती है उसके मिक्सचर को ही, उसके मिश्रण को हम लोग बोलते क्या है, जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी में यानी अमाशय में लगभग एक दिन में 3 से 4 लीटर बन जाता है। अब देखिए इसमें जो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका जो है, अम्लजन कोशिका जो है और जैमोजिन कोशिका है, इसके क्या कार्य हैं। देखिए जैसा कि हमने बता दिया है कि हमारे भोजन में बैक्टीरिया भी, सूक्ष्मजीव भी आते हैं जो हमें रोगग्रस्त कर सकते हैं। इसलिए इसमें अम्लजन कोशिका जो है वो हाईली अम्लीय वाला अम्ल छोड़ता है जिसको बोलते हैं HCl। ये क्या करता है, भोजन के साथ आने वाले सभी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है HCl। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये HCl बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में यदि HCl को ऐसे छोड़ देंगे फ्री खाली तो ये हो सकता है कि हमारे अमाशय की दीवार को क्षति पहुंचाए। इसीलिए इसमें एक और कोशिका होती है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। ये क्या करता है, तो ये HCl के प्रभाव से अमाशय की दीवार को बचाता है, क्योंकि ये जो स्रावित करता है म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित करता है। ये HCl के कार्य हमने जैसा कि आपको बताया और इसके कार्य है इसको। अब है कि HCl का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसा कि आप लोगों ने जान रखा है कि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद ये जो जैमोजिन कोशिका है ये स्रावित करता है एक और रस एंजाइम जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन शुरू में रहता है निष्क्रिय ही, लेकिन HCl अपना प्रभाव करके इस पेप्सिनोजेन को बना देता है पेप्सिन। और अब ये जो पेप्सिन है, अब जो ये पेप्सिन जो बना ये प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, और फिर इस पेप्टोन का पूर्ण उपयोग, पूर्ण इसका तोड़ फोड़ जो है वो होता है छोटी आंत में। तो कुल मिलाकर के अब फिर से समझ लीजिए इतने भाग को। तो कहता है अमाशय ग्रंथि जो होता है वो अमाशय की दीवारों पर होता है, धसी हुई आकृति में होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका से बना होता है, उपकला कोशिका से बना होता है। 3 तरह की कोशिका, श्लेष्मा म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका, जैमोजिन कोशिका। मिश्रित रस को ही हम लोग बोलते क्या है, जठर रस। एक दिन में समझ ही रहे हैं 3-4 लीटर बनता है, और हमारे अमाशय में जो कुछ भी हम लोग खाते हैं ना वो भी 3-4 घंटे के लिए ही रहता है। तो यहाँ से आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात है अम्लजन कोशिका HCl अम्ल छोड़ता है जो हमारे भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया से हमें बचाता है। अब ये चूँकि होता है इसका pH मान 1-2 होता है, बहुत ही कम होता है pH मान। तो इससे बचाने के लिए हमारे पेट की दीवारों को श्लेष्मा या म्यूकस भी रहता है, और ये HCl जरूरी भी है क्योंकि प्रोटीन का पाचन कहीं ना कहीं हमारे अमाशय से शुरू होता है, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार एंजाइम है जैमोजिन कोशिका, इससे जो निकलने वाला है पेप्सिनोजिन, ये निष्क्रिय होता है। इसको सक्रिय करने का काम किसका है, HCl का है, और ये उस पेप्सिनोजिन को बना देता है पेप्सिन, और फिर ये पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। अब यहाँ पर केवल प्रोटीन का ही तोड़फोड़ नहीं होगा, यहाँ पर वसा का भी तोड़फोड़ होना शुरू हो जाता है। हमारे आंत में ही माफ़ करिएगा, हमारे अमाशय में ही एक गैस्ट्रिक लैपेज पाया जाता है, और ये जो गैस्ट्रिक लैपेज है वसा को भी तोड़फोड़ करके इसको वसा अम्ल यानी कि उसको नरम बना देता है, नॉर्मल, और इसी को ग्लिसरॉल में बदल देता है।
तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, प्रोटीन वसा का पाचन हमारे अमाशय से शुरू हो जाता है। वसा को कौन सा तोड़ता है? तो वसा को तोड़ने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जो कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जैसे सरल वसा के अणुओं में तोड़ देता है। अब इस स्थिति में जो भोजन एकदम लुगदी टाइप का बन जाता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार भद्दा, और उसको हम लोग बोलते हैं काइम। स्पेलिंग आप देख रहे हैं, इसको कभी कभी चाइम भी बोल देता है, और हिंदी में कहें तो काइम भी सही है। साथियों, अब हम आ चुके हैं बोलस से काइम पर। भोजन 3 से 4 घंटा हमारे पेट में ही अमाशय में रहता है। वहाँ पर वो और भी नरम हो जाता है, एकदम पानी जैसा देखने में बेकार लगता है, क्योंकि एंजाइम पर जितना ना काम कर चुका होता है उस पर कि देखने लायक नहीं रह जाता है। कभी कभी हमें उल्टी होती है तो फिर ये भोजन हमें पुनः दिखने को मिलता है। ये काइम अब धीरे धीरे बढ़ता है छोटी आंत की ओर, और उसी जगह पर एक छिद्र होता है, पाइलोरिक छिद्र। इसी से ये काइम चला जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहला भाग रहता है उसका नाम है ड्यूडेनम। अगर हम लोग आहार नाल की संरचना बनाएं तो अमाशय से निकलने वाला जो छिद्र होता है, पाइलोरिक छिद्र, जस्ट उसके बाद से जो नीचे उतरता है छोटी आंत के लिए, तो वही हमारा होता है ड्यूडेनम। आप देख रहे हैं ये किस आकार का हो रहा है? तो सी आकार का हो रहा है। तो याद रखेंगे, इसी ड्यूडेनम को हम लोग हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं, जो सी आकार का होता है। अब इसी सी के आकार में यकृत से बना हुआ, यकृत से तैयार हुआ पित्त मिलता है इसको, और अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयी रस इसको मिलता है। कुल मिला करके अम्लीय भोजन को अब तोड़ फोड़ करने का काम करेगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो पित्त होता है इसका स्राव कौन करता है? तो याद रखेंगे, इस पित्त का स्राव जो होता है हमारे यकृत से होता है। और ये पित्त जो है जा कर के जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको लगता है पित्त है तो उसका निर्माण पित्ताशय ही करता होगा। ऐसा नहीं है, पित्त का निर्माण यकृत करता है, और पित्त जो बन कर के जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। अब यदि हम लोग पित्त की बात करें, पित्त क्या होता है? तो साथियों, पित्त की बात करें तो पित्त बस थोड़ा सा मतलब गाढ़ा होता है, रंग हरा होता है, लेकिन ये क्षारीय होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे अमाशय में वो भोजन अम्लीय हो चुका है, और अम्लीय के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए क्षारीय जरूरी है, और यही कार्य किसका है? तो पित्त करता है। पित्त कोई एंजाइम नहीं है, ध्यान रहे, पित्त कोई एंजाइम नहीं है, बस ये जो है भोजन की जो अम्लता की जो स्थिति बन जाती है उसको ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है। क्षारीयता उसका बन जाए, और ताकि अग्न्याशय से आने वाले जो अग्न्याशयी रस जो होता है वो बढ़िया से काम कर पाए, क्योंकि अग्न्याशयी रस को चाहिए भोजन की स्थिति क्षारीय। और कभी कभी जब यही अम्ल जब ज़्यादा बन जाता है, जब पित्त का प्रभाव जब कम हो जाता है, अर्थात अम्लता को क्षारीयता में नहीं बदल पाता है, तो अग्न्याशयी रस ठीक से काम नहीं करता है, और भोजन का पाचन भी हमारे शरीर में ठीक से नहीं हो पाता है। तो पित्त का काम पहला तो समझ गए कि अमाशय में जो बनता है स्थिति भोजन की अम्लीयता उसको ख़त्म करता है। दूसरी बात, आप जहाँ की देख चुके होंगे, वसा को तोड़फोड़ करता है। वसा को तोड़फोड़ करने के लिए क्या होता है हमारे पेट में? गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि उस वसा अम्ल में और दूसरी ही स्थिति ग्लिसरॉल में बदल देता है।
अब यहाँ अगर आप पित्त की बात करें तो पित्त जो है वो वसा को थोड़ा सा तोड़ने का काम करता है, थोड़ा सा तोड़ने का काम करता है। अब क्या करता है तो वसा का विखंडन करता है और इसी चीज़ को कहा जाता है इमल्सीकरण। इसको कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल के लिए हम समझ गए कि पित्त का क्या प्रभाव होता है। तो पित्त क्या करता है, भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर देता है ताकि अग्न्याशयी रस उस पर ठीक से कार्य कर सके। अब देखिए अग्न्याशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस कैसे कार्य करेगा। साथियों आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि आपको पता होगा क्षारीय होता है, ताकि उसकी स्थिति पूरी तरह से अम्लता को ख़त्म करके क्षारीय स्थिति बना देना है। अब आपको पता होगा कि भोजन से हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस पर अग्न्याशयी एमाइलेज कार्य करके कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है ग्लूकोज या माल्टोज जैसे सरल शर्करा में। ठीक है, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हमारे छोटी आंत में प्रारंभ हो जाता है। और इसी पैनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज के अलावा और क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। और क्या होता है, कैमोट्रिप्सिन होता है। हालांकि ट्रिप्सिनोजेन होता है लेकिन वो चूँकि निष्क्रिय होता है, तो ये क्षारीय जो माहौल है ये ट्रिप्सिन में इसको कन्वर्ट कर देता है और फिर ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कर देता है पेप्टाइड्स या एमिनो अम्ल में। अब इस पेप्टाइड्स और एमिनो अम्ल का उपयोग हमारे शरीर की कोशिकाएं आराम से कर सकता है प्रोटीन का निर्माण करने में, प्रोटीन की आपूर्ति कर देता है। ठीक है, तो अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन या फिर कैमोट्रिप्सिन ये क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन को तोड़फोड़ का काम करता है, पेप्टाइड्स और एमिनो अम्ल के रूप में संग्रहित कर लेता है। फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ जाकर के प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अब जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं पेप्टोन को, पेप्टोन क्या करता है, पेप्टोन कैसे तैयार होता है, तो हमारे अग्न्याशयी रस से जो पेप्सिन बनता है, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और इस पेप्टोन को भी ट्रिप्सिन या फिर कैमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है इसको तोड़ करके बना क्या देता है, पॉलीपेप्टाइड्स अथवा एमिनो अम्ल। ठीक है, अब बात करते हैं वसा का। वसा का कैसे पाचन होगा, तो जैसा कि आप देख चुके हैं पित्त रस इसको तोड़ करके इसको सरल वसा अम्ल ग्लिसरॉल में थोड़ा सा बदलता है, लेकिन बदलता ज़रूर है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, इमल्सीकरण। हिंदी में बोलते हैं पायसीकरण, इसी को बोलते हैं। पहला काम तो ये कर दिया, क्षारीय इसको बना दिया। अब ऐसा करने के बाद हमारे अग्न्याशयी रस में एक महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। और ये इमल्सीकरण जब कर देता है पित्त अर्थात इमल्सीकृत, ये वसा अब नहीं रहेगा, अब ये इमल्सीकृत वसा बन जाएगा। और फिर इस पर जब प्रभाव पड़ता है, इस इमल्सीकृत पर वसा प्रभाव कौन डालता है, लाइपेज डालता है और फिर इसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। एकदम मतलब उसको और भी आसान बना देता है। और इसके बाद हमारा कोशिका इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके हमारे चर्बी में दे देता है। इसके कारण हमारा शरीर में चर्बी ज़्यादा निकलने का मतलब है कि हमारे शरीर में वसा स्टोर हो रहा है। अभी तक में आपने जो कोई भी बातें सुना वो सारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आंत, छोटी आंत में ही ये सारी क्रियाएं हो रही है। ड्यूडेनम तो सबसे पहला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जेजुनम जो आगे बढ़ता है, फिर
इलियम में क्या है, सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है, इसमें आंत की ग्रंथि से रस निकलता है, इलियम के ही भाग में। और आंत की ग्रंथियों से जो निकलने वाला जो रस होता है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं आंतरस। क्या बोलते हैं? आंतरस। और ये भी आंतरस कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसी आंतरस को हिंदी में थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए कहा जाता है सक्कस एंटेरिकस, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये कब होता है? तो ये अग्न्याशयी रस या फिर अमाशय के रस, ये सब क्रिया करने के बाद ये इलियम में पहुंचता है। ये हमारे इलियम में पहुंचता है और अंतिम में आंत रस से इसका अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का तोड़ फोड़ अंतिम रूप से आंत रस के द्वारा होता है इलियम के भागों में। अब देखिए हमारे आंत रस में क्या क्या होता है। माल्टेज, ये क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है और फिर इस ग्लूकोज का उपयोग कोशिका आसानी से कर लेता है। इस हमारे आंत रस में होता है सुक्रेज। ये क्या करता है? सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में एकदम सरल शर्करा में बदल देता है। फिर हमारे आंत रस में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए होता है लैक्टेज। ये क्या करता है? तो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसमें बदलने का काम करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन इलियम में, छोटी आंत के इलियम में हो जाता है। अब है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए होता है पेप्टाइडेस। तो हम बता रहे थे कि हमारे प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्टाइडेस या फिर इरेप्सिन, जो है ये पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदल देता है। अब फिर इसका स्टोर कोशिका के द्वारा आराम से कर लिया जाता है और फिर समय समय पर प्रोटीन की पूर्ति करके उस मसल्स को, उस अंग को, उस मांसपेशी को और भी मजबूत बनाता है। अब वसा के लिए क्या होता है? तो वसा के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है। ये क्या करता है? तो ये वसा को तोड़ करके एकदम नरम वाला, एकदम सरल वसा अम्ल अथवा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो शुरू में भोजन का ठोस रूप आप देखते हैं। इसके बाद जब हम लोग चबा चबा करके उसको बोलस में बदल देते हैं, फिर बोलस के बाद हम लोग देखते हैं कि वो एकदम से खराब रूप में बदल जाता है, जिसका अमाशय में पहुंचता, अमाशय से बाहर निकलता है। और अमाशय के बाद जब पित्त उसको तोड़ता है, अग्न्याशयी रस के द्वारा उसको तोड़ा जाता है। इसके बाद जब ये इलियम में पहुंचता है और इलियम में आंत रस के द्वारा जब और उसको सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल प्रोटीन, सरल वसा में बदल देता है, तो उस भोजन का रूप चाइल, अर्थात इसको काइल भी बोलता है लोग, CHYLE, इसमें बदल जाता है। एकदम रस जैसा हो जाता है, रस जैसा हो जाता है। और इसी इलियम में एक होता है रसांकुर विली। ये क्या करता है? तो यहाँ पर एक विसरण की क्रिया होती है, जिसके कारण जो कोई भी पोषक तत्व होता है वो सब इसको द्वारा खींच करके इसका ब्लड में मिला दिया जाता है। फिर ब्लड से पूरा शरीर हमारा दौड़ना शुरू हो जाता है। पूरा शरीर हमारा जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके बाद जो भोजन को जो पहुंचना है वो पहुंचना है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाचन वाचन कुछ भी नहीं होता है। ये इसके दो भाग बटे होते हैं। एक को आप कह सकते हैं कोलन और दूसरा होता है आपका मलाशय। मलाशय को रेक्टम आप कहते हैं।
होता है इसमें कुछ भी नहीं है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटका नली होता है। बड़ी आंत छोटी आंत के नली सीकम और वहीं पर एक अपेंडिक्स उंगली नुमा रचना होती है। कोलन की बात करें तो कोलन आपका पहला हिस्सा है, रेक्टम बाद का हिस्सा है। यहाँ पर मलाशय जो भोजन का सारा पोषक तत्व लेने के बाद बच जाता है, उसमें पानी भी बचा हुआ रहता है। उस पानी का अवशोषण यहीं पर होने का क्रिया होती है और फिर अस्थायी रूप से रेक्टम में जमा होता है। इसके बाद एनस में पहुंचता है। एनस से हमारे शरीर से ये अपशिष्ट जो अपचा भोज्य पदार्थ होता है वो सब शरीर से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार से हम इस पाचन को समझ चुके हैं, आखिर हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है। शुक्रिया, जय हिंद।